हेलो। तो हाँ, नमस्कार। तो स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग कल की क्लास के अंदर जो पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, वो था अशोक मौर्य। तो चलो अशोक मौर्य के बारे में फिर आगे वापस बात करते हैं। अब जब हम लोग अशोक मौर्य के बारे में बात करेंगे तो लास्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर हमने अशोक के बारे में कुछ चीजें जो है वो लास्ट क्लास में देखी थी आप लोगों ने, कि अशोक के जो पिताजी है वो उनका है ना 273 बीसी के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में 4 साल इनके भाइयों के बीच में संघर्ष चला और उसके अंदर अशोक का सबसे मुख्य विरोधी जो था वो इसका भाई था सुसीम। अब विरोधी तो क्या थे, भाई थे। अशोक की भी महत्वाकांक्षाएं थी कि वह भी सम्राट बने, और जो अशोक का भाई सुसीम था उसकी भी महत्वाकांक्षा थी कि वह भी सम्राट बने। लेकिन फाइनली इस संघर्ष के बीच में जो है वो अशोक की जीत होती है और अशोक का भाई जो सुसीम है वो है ना पराजित हो जाता है। खैर, तो 4 साल बाद में उसका राज्याभिषेक हुआ 269 बीसी के अंदर। उसके बाद में हमने देखा कि यह जो सम्राट बनने से पहले उज्जैन या अवंतिका जो है वो गवर्नर था। ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी या फिर भीमा। फिर हमने इसके थोड़े बहुत इसका जो पारिवारिक जीवन है उसके बारे में पढ़ा था, इसकी 4 पत्नियों के बारे में पढ़ा था। तो जो पहली पत्नी है उसका नाम है देवी, और देवी से एक बेटा है इसका जिसका नाम है महेंद्र, और एक बेटी है संघमित्रा। तो इन महेंद्र और संघमित्रा दोनों के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था। इस कारण से महेंद्र ने तो इवन जो है वो सम्राट बनने से ही इनकार कर दिया था, और इन दोनों ने जो श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म को फैलाया था। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसकी जो सेकंड नंबर पति है, सॉरी पत्नी है, उसका नाम है कारुवकी या कौरुवकी। उसका एक बेटा था तीवर। तो उसका एकमात्र पत्नी और एकमात्र बेटा, जिन दोनों का उल्लेख अभिलेख में मिलता है, और उस अभिलेख को हम लोग कहते हैं रानी का अभिलेख। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसकी जो तीसरी पत्नी थी वो थी पद्मावती। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था कुणाल, अर्थात सुंदर आंखों वाला। और इसकी जो चौथी पत्नी थी तिष्यरक्षा। तो वो तिष्यरक्षा की बात भी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर की थी कि क्या घटनाएं घटित हुई इस कारण से तिष्यरक्षा ने जो है वो कुणाल की आंखें फुड़वा दी, और उसके बाद में अशोक ने जो है वो तिष्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। इसके अलावा हम लोगों ने जो लास्ट क्लास के अंदर बात की थी इसके कलिंग आक्रमण की। तो इसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में जो है वो कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग की राजधानी जो है वो उस जमाने के अंदर हुआ करती थी तोसली। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इसकी राजधानी कौन सी है? तोसली। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख इसके बारे में एक प्रामाणिक जानकारी देता है हम लोगों से, और उसके अंदर खारवेल कहता है कि संभवतया, हालांकि वो भी श्योर नहीं था पूरा का पूरा, या वो भले श्योर हो तो भी हमारे पास और कोई जानकारी मिलती नहीं है, इसलिए इसके आगे मोस्ट प्रोबेबल सब है ना हम लोग लगा देते हैं और कहते हैं कि उस जमाने में यहाँ का जो राजा था वो था नंदराज। अभी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो हम लोगों ने देखा था उदयगिरी माउंटेन जो है, उदयगिरी हिल्स जो है वहां से मिलता है। यहाँ पे ये जो गुफा है वो है हाथी गुम्फा, और इसके अंदर से ये एक अभिलेख मिलता है जिसकी इमेज जो फोटो है वो क्लियर नहीं है। चलो, तो इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कि साहब आगे हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे अशोक के धर्म के बारे में, कि अशोक ये भी बात हो गई थी हमने। ठीक है। तो अशोक का धर्म, तो आप लोग अलग से हेडिंग डालना अशोक के अंदर ही कि अशोक का धर्म। कि अशोक, ये भी एक प्रश्न आता है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक क्या वास्तव में बौद्ध धर्म से संबंधित था, या फिर अशोक का संबंध जो है वो ब्राह्मण धर्म स्लैश है ना सनातन धर्म स्लैश हिंदू धर्म। एक्चुअली हिंदू धर्म जो है वो शब्द बहुत बाद में आया है। इसके लिए सबसे स्टैंडर्ड जो शब्द है जो हम लोग वर्तमान में भी यूज करते हैं वो है सनातन धर्म। और उस जमाने के अंदर प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर इस धर्म के लिए एक शब्द का प्रयोग होता था, और उस शब्द का नाम था जो है वो ब्राह्मण धर्म। ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण को आप किसी जाति या फिर किसी वर्ण से जोड़कर नहीं देखें कि हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण एक वर्ण है। प्राचीन काल के अंदर मानते थे कि ब्राह्मण जो होते हैं वो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल होते हैं, और आरंभिक काल के अंदर ये जो धर्म विकसित हुआ उसके अंदर इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल्स लोगों का योगदान बहुत ज्यादा था। इसी कारण से इस धर्म को जो है वो हम लोग ब्राह्मण धर्म की संज्ञा देते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में आप लोग कुछ चीजें लिख लो, बाद में हम लोग एक बार रिवीजन भी कर लें। लिखे कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार, सबसे पहले हेडिंग डालें अशोक का धर्म। अशोक का धर्म। उसके बाद में लिखें कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी ऑफ कलहण। तो कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त था। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी ऑफ कलहण, अशोका वॉज फॉलोवर ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। ये जो कलहण
ये कल्हण एक राइटर था। आप में से जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो लोग देखना कि बाकी वाले लोगों को तो पता होगा, कई लोगों को, कि कल्हण जो है वो एक लेखक है। और ये जो 12th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, ये है ना कश्मीर के अंदर था। अब ये कश्मीर के किसके दरबार में था उसके बारे में हम लोग अभी लिखेंगे, जय सिंह, ठीक है, उसके दरबार में था ये। तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार इसकी पुस्तक लिखी गई है, राजतरंगिणी। जो ये पुस्तक है वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये इतना सामान्य और सिंपल सा फैक्ट है कि जिन लोगों की हिस्ट्री भली थोड़ी बहुत देखी हुई भी होती है ना, उन लोगों को भी याद रहता है कि कल्हण एक व्यक्ति था और उसकी पुस्तक है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का प्रवाह, या फिर जो है सब, जैसे एक नदी होती है उसके अंदर एक फ्लो होता है, तो वैसे वैसे कश्मीर के अंदर कौन कौन से राजा जो है वो सत्ता में आए। ठीक है, तो राजाओं की तरंगिणी, तो ये इसकी पुस्तक थी। तो इस पुस्तक के अंदर कल्हण जो है वो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है और वो कहता है कि साहब कश्मीर कैसे कैसे विकसित हुआ। तो इसी पुस्तक के अंदर जो है वो कल्हण इसका जो अशोक मौर्य का उल्लेख करता है और कहता है कि यह बौद्ध धर्म में इसकी आस्था बाद में हुई, पहले ये जो है वो भगवान शिव का भी अनुयायी था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक्चुअली ये पहले केवल हार्डकोर भगवान शिव का अनुयायी था, बाद में यह जो है वो भगवान बुद्ध का भी अनुयायी हो गया था, लेकिन फिर भी वो अंतिम समय तक जो है वो भगवान शिव की पूजा करता था। लेकिन एक दो ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि बाद में इसका झुकाव धीरे धीरे भगवान बुद्ध की तरफ ज्यादा हो गया था। तो आप लोग ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी ऑफ कल्हण, अशोका वॉज फॉलोवर ऑफ लॉर्ड शिवा, वो भगवान शिव का अनुयायी था। लेकिन मतलब अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया एवं वहां एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये जानकारी भी इसी पुस्तक से मिलती है, इस स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वैसे तो आपको याद रहेगा, और याद नहीं रहे तो आप आगे पीछे कहीं पर लिख देना कि कल्हण के अनुसार अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया एवं वहां एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये कल्हण कहता है इस पुस्तक के अंदर कि श्रीनगर नामक शहर जो है वो इसने अशोक ने बसाया था और वहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू कल्हण, Ashok founded Srinagar city, and on the bank of river Jhelum, he got constructed Shiv temple. तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया एवं झेलम नदी के तट पर, हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, एवं झेलम नदी के तट पर इसने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो शिव मंदिर का क्या करवाया था इसने? निर्माण करवाया था। अकॉर्डिंग टू कल्हण, अशोक फाउंडेड श्रीनगर सिटी and on the bank of river Jhelum he established या got constructed शिवा टेम्पल। हालांकि वर्तमान में अभी साथ ही साथ प्रश्न बनता है कि क्या वर्तमान में इस भगवान शिव के मंदिर के कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस मिलते हैं क्या? तब हम कहते हैं नहीं, वर्तमान के अंदर इस मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, केवल ये जो पुस्तक है वही इसका एक साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ से कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। पता नहीं इसका निर्माण कहाँ पे करवाया था, लेकिन ये जानकारी ये हमें कल्हण देता है। फिर लिखें, अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया। कल लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जिस वीडियो के अंदर देखा था वो मैप एक अशोक का, वहां पे हम लोगों ने देखा था ललित पाटन जो है वो नेपाल के बिल्कुल पूर्व में पड़ता है, पूरा पूरा, तो वहां पे ललित पाटन, तो अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया। अशोक कंस्ट्रक्टेड ललित पाटन सिटी एंड हिज डॉटर चारुमती फाउंडेड या कंस्ट्रक्टेड देवी पाटन सिटी इन नेपाल। तो इससे एक चीज तो सिद्ध होती है कि नेपाल जो है वो उस जमाने में अशोक के अंडर में था। तो ये सारी जानकारियां हम लोगों को कल्हण ही देता है और कोई देने वाला नहीं है। तो अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन नामक नगर बसाया, देवी पाटन नामक नगर बसाया। फिर लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो धर्म के अनुसार, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, हम लोगों ने हेडिंग डाली हुई है।
अब जब हम लोगों को ये तो पता लग गया कि पहले उसकी आस्था जो शैव धर्म में अर्थात भगवान शिव की तरफ थी, अब बाद में उसकी आस्था भगवान जो है ना बुद्ध या बौद्ध धर्म के समय के है ना प्रति हो गई थी। तो उसके लिए हमारे पास एविडेंस क्या क्या है, तो उसके अंदर एविडेंस देखें आप। दीपवंश एवं महावंश लिखें, दीपवंश एवं महावंश, ब्रैकेट में लिखना, यहां पे लिखा हुआ नहीं है। सिंहली साहित्य, एक्चुअली जो श्रीलंका का जो लिटरेचर है उसको बोलते हैं सिंहली साहित्य, ठीक है। तो श्रीलंका का ये लिटरेचर है जिनके नाम है दीपवंश एवं महावंश। तो लिखें, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अकॉर्डिंग टू दीपवंश एंड महावंश, ब्रैकेट में सिंहली लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू दीपवंश एंड महावंश, ब्रैकेट में करें सिंहली लिटरेचर, सुसीम सन निग्रोथ कन्वर्टेड अशोक इन बुद्धिस्ट स्लैश बुद्धिज्म। तो इसके हम जो भाई की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसका भाई था जिसका नाम था सुसीम, तो उस सुसीम का बेटा था निग्रोथ, तो इसने इसको सबसे पहले जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित किया, उसका कन्वर्जन करवाया, कन्वर्ट किया। तो ये जानकारी श्रीलंका का लिटरेचर है जिनके नाम है दीपवंश एंड महावंश, उनसे मिलती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना एक बार, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अभी अपने जो लास्ट क्लास में बात हुई थी कि वो जो अशोक के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसके अंदर अशोक का रोल प्ले किया था शाहरुख खान ने, कौरवों का रोल जो प्ले किया था करीना कपूर खान ने। उस मूवी के अंदर मैंने आपसे कहा भी था कि 5% चीजें भी सही नहीं है, 5% भी बहुत ज्यादा है, कुछ भी सही नहीं, बस उसमें कुछ चीजें सही बताई हुई है। उसमें से कुछ चीजें जो एक दो थोड़ी बहुत सही है ना लगती है, जो आप यदि इतिहास के स्टूडेंट हो तो आपको लगता है कि ये वाली बात उसमें बताई हुई है कि जब अशोक उस संघर्ष में अपने भाई सुसीम की हत्या कर देता है और उसके बाद में जो है वो अशोक पूरा रक्त से नहाया हुआ, ऐसा इस मूवी के अंदर दिखाया है कि अशोक पूरा रक्त से नहाया हुआ अपने पैलेस के अंदर जाता है। पैलेस के अंदर जाने के बाद में वो स्नान करने के लिए जाता है, तो एक छोटा सा स्विमिंग पूल तो नहीं होगा, बाथ टब बोलेंगे उसको, उसके अंदर बैठ के अशोक जो है वो खून धो रहा था और वो साफ सफाई कर रहा था। और तभी अशोक एकदम से कुछ आवाजें सुनता है तो वो एकदम से चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है, अपना हथियार उठाता है, उसको लगता है कि कोई न कोई दुश्मन आ गया। तब वहां पे एक छोटा सा बच्चा आता है, बिल्कुल उसके कपड़े पहने हुए बौद्ध धर्म के अनुसार, और वो बच्चा आके बहुत ही शांत और सरल स्वभाव से बिल्कुल ही इस अशोक से कहता है कि चाचा जी नमस्ते, नमस्ते चाचा, अंकल। तो वो अशोक, अब उस समय अशोक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस छोटे से बच्चे से आंखों में आंखें मिला के बात करे। तो वो निग्रोध कहता है कि देखो वैसे तो टेक्निकली आपने मेरे पापा की हत्या की है और भी मेरे परिवार वाले बहुत सारे मेंबर्स हैं उनकी भी हत्या करी है, तो वैसे देखा जाए तो मुझे जो है वो आपके प्रति गुस्सा होना चाहिए, मुझे यूं ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी बदला लूं, रिवेंज लूं। पर यदि मैं बदला लूंगा तो उससे होगा क्या? मेरे पापा जो है, मेरे जो है ना जो डैडी थे वो तो इस दुनिया से चले गए। अब यदि मैं आपसे बदला लूंगा तो उसके बाद में आपके जो भी बच्चे हैं या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो है ना वापस मुझसे बदला लेंगे। तो उसके बाद में ये एक चैन बन जाएगी, ये एक कड़ी बन जाएगी कि सब परिवार एक दूसरे से बदला लेते रहेंगे। तो इसलिए बाद में वो बच्चा कहता है निग्रोध उस मूवी के अंदर अशोक से कि मैं आज अपने व्यक्तिगत स्तर पर आपको मेरी पापा की हत्या के लिए माफ करता हूं, आपको क्षमा करता हूं, और इसके अतिरिक्त भी आपने जो कुछ भी हत्याएं की है उन सभी के लिए मैं आपको माफ करता हूं। पर चाचा एक बात का ध्यान रखना, ये सम्राट के पद यहीं पे रहेंगे, लेकिन ये जो पाप किए हुए होते हैं ना, इन पापों से कभी भी इंसान को अपने जीवन में शांति नहीं मिलती है। ये अपने आप में एक है ना सफरिंग का सब्स्टिट्यूट है कि आपको जिंदगी भर ऐसा लगेगा कि यार मैंने सम्राट बनने के लिए अपने भाइयों को मारा। खैर वो आपकी इच्छा थी, आपने किया, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको माफ करता हूं और मैं ये घर परिवार वगैरह छोड़ के जाता हूं। तब जो अशोक है उसकी आंखें वास्तव में यूं शर्म से झुक जाती है और वो खड़ा होता है और उस बच्चे को रोकता है, कहता है, हालांकि एक बार तो उसके रोकने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहता है कि यार मैंने तेरे मतलब है ना पिता की हत्या की, वो वैसे मेरा भाई भी था, और तू मुझे माफ कर रहा है इतनी आसानी से कैसे? तब वो बच्चा कहता है कि शांति की शरण में जाओ। तब कहता है मतलब कैसे? तो शांति की शरण का मतलब होता है बौद्ध धर्म की शरण में जाओ, वहां पे आपको शांति स्थापित होगी। वैसे तो धर्म सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन मैं जब भगवान बुद्ध के बारे में सोचता हूं मेरे को अंदर ही अंदर एक असीम शांति का एहसास होता है। तो कहते हैं अशोक कहीं ना कहीं उस बात से जो है वो निग्रोध का फैन हो गया था। उसने कहा यार ये जो बौद्ध धर्म है या भगवान बुद्ध की शिक्षा है उसके बारे में कुछ तो अच्छा है।
उसके बाद में उसी मूवी के अंदर दिखाया गया है कि जब उसमें कलिंग वाले युद्ध के अंदर इतना खून खराबा करता है, लास्ट में अशोक अपनी तलवार फेंक देता है, अशोक उसके बाद रोता है जोर जोर से, तब वहां पे वापस जो है वो है ना, वो सब कुछ ऐसे धार्मिक मंत्रों का उच्चारण होता है। ऐसा हालांकि मूवी के अंदर है, वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ था। तब यही निग्रोध बच्चा जो वो आता है अशोक के पास में, और वो अशोक से कहता है कि है ना, देखो चाचा, मैंने कहा था ना, हिंसा में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, हिंसा में केवल अफसोस ही होता है। एक बार आप जोश जोश में हिंसा कर दो, लेकिन बाद में आपको रोना ही आएगा। हालांकि पहले आपने कभी इतने बड़े लेवल पर हिंसा की है ना, नहीं थी। आज पहली बार आप इतनी लाशें चारों तरफ देख रहे हैं, खून देख रहे हैं, तो आपको अफसोस हो रहा है। यही मैं आपको उस समय बताना चाह रहा था। तब वो अशोक एकदम से रोता है अपने भतीजे के सामने, ठीक है, सुसीम के बेटे के सामने, और कहता है कि तू प्लीज मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर कि मेरी आत्मा को जो है, मेरा जो जीव है, उसको भी एक बार शांति मिले। थोड़ी घनी शांति तो मनी चाहे यार, दुखी रहे गौण दुनिया। पहले सम्राट बनने के लिए खून खराबा किया, अब उसके बाद में इसको कलिंग को जीतने के लिए मैंने खून खराबा किया। अब वास्तव में स्थिति ये है कि मेरे अंदर से मेरी आत्मा यूं फूट फूट के रो रही है। प्लीज तू कर, है ना, कुछ कर। तब इस निग्रोध ने जो है वो इसको अशोक के मंत्र, सब अशोक को शांति का मंत्र दिया, और कहा आपने जो ये डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा है, सब कुछ फेंक दो, तलवार वलवार कुछ नहीं रखा है इंसान में। तो बस ये जो है, इसके बाद में अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो ये जानकारी कौन देते हैं? दीपवंश और महावंश की सुसीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब ये जो अशोक, बाद में मोगलीपुत्तिस करके एक कोई संत थे, इन्होंने जो है वो है ना, वो जो अशोक मोगलीपुत्तिस से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, इसके बाद में ये पूर्णतया जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हो गया। ये जानकारी भी सब इन्हीं पुस्तकों से मिलती है, दीपवंश और महावंश। तब हम लोग कहते हैं कि एक ही पुस्तक जो है वो दो दो नाम लिखती है, एक तो कहती है निग्रोध और एक कहती है मोगलीपुत्तिस। अब ये मोगलीपुत्तिस वास्तव में कौन थे, इनके बारे में जानकारी नहीं है। जब हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्तिस, पर अशोक के एक भाई भी थे, उनका नाम था तिस। तो इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार तो यही कहते हैं कि एक्चुअली जो अशोक का भाई था मोगलीपुत्तिस, वो यही है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, उसका नाम केवल तिस था, ये मोगलीपुत्तिस शायद कुछ कोई और थे। तो खैर, अब कोई भी हो, उसके बारे में अपन बात करेंगे नहीं। अपन तो ये कहते हैं कि मोगलीपुत्तिस के कारण बौद्ध धर्म से और ज्यादा प्रभावित हो गया, और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो है ना निग्रोध हो, ये भी मोगलीपुत्तिस का अनुयायी हो। इसी कारण से पहले इसने सब निग्रोध ने इनको प्रभावित किया, उसके बाद में मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर इसने शुद्ध रूप से जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये भगवान बुद्ध का अनुयायी हो गया। एक और जो बौद्ध साहित्य है, जिसका नाम है दिव्यावदान, ठीक है। तो दिव्यावदान एक पुस्तक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्रैकेट के अंदर। और एक चाइनीज ट्रेवलर है, उसका नाम है हैनशांग। तो दिव्यावदान और हैनशांग कहते हैं उपगुप्त नामक ने, उपगुप्त सब करके कोई बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ठीक है। तो ये ऐसे इस प्रकार से तीन तीन एविडेंस मिलते हैं। हालांकि तीनों एविडेंस में जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन है। एक कहता है कि निग्रोध के पुत्र, अरे सॉरी, है ना, सुसीम के पुत्र निग्रोध ने, ये है ना, कुछ कहते हैं कि मोगलीपुत्तिस ने, और कुछ कहते हैं कि जो उपगुप्त ने। तो हो सकता है कि ये तीनों भी साथ में ही रहते हो। निग्रोध तो छोटा सा बालक था, ठीक है। तो हो सकता है कि निग्रोध के, है ना, निग्रोध के कारण जो मोगलीपुत्तिस ने या फिर उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित किया था। पर ये एविडेंस कहां कहां से मिलते हैं, ये ध्यान रखना। पहले दीपवंश और महावंश जो सिंहली साहित्य है, और एक और पुस्तक है जिसका नाम है दिव्यावदान, और एक चाइनीज ट्रेवलर हैनशांग आया था, वो कहता है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो प्लीज लिख लें एक बार फटाफट। दिव्यावदान एवं चीनी यात्री हैनशांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान बुक एंड चाइनीज ट्रेवलर हैनशांग, Ashoka became Buddhist under influence of Upgupta. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान एंड चाइनीज ट्रेवलर हैनशांग, अशोका बिकेम बुद्धिस्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ उपगुप्त। तो उपगुप्त से प्रभावित होकर ये जो है वो बौद्ध बन गया था, या उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। चलो उसके बाद में लिखते हैं हम लोग आगे, और कुछ फैक्ट लिखें, दो लिखें। अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में, अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में
बौद्ध गया एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ये भी जानकारियां मिलती है हम लोगों को, ठीक है। इसका मतलब ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था, क्योंकि जब ये राजा बना उसके बाद में 10वें वर्ष के अंदर तो ये बौद्ध गया गया। बौद्ध गया कौन सा है, याद है क्या आप लोगों को? उरुवेला, ठीक है, जहां पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला का नाम ही बाद में बौद्ध गया पड़ गया था। तो इसने अपने जीवन के अपने शासन के 10वें वर्ष में उरुवेला और 20वें वर्ष में लुम्बिनी, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था, वहां की यात्राएं की थी। तो लिखे, इन 10th year of his reign अशोका visited बौद्ध गया and in 20th year he visited लुम्बिनी। तो अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध गया एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। In 10th year of his reign, Ashoka visited Bodh Gaya, and in 20th year of his reign, he visited Lumbini. फिर लिखें भाब्रू अभिलेख से। भाब्रू आप लोग ध्यान रखना, चूंकि आप लोग आरएस का बैच है, आरएस का एग्जाम दे रहे हो। वैसे भले आप आरएस का एग्जाम दो, चाहे भले यूपीएससी का एग्जाम दो, या चाहे आप भले कोई भी पीसीएस का एग्जाम दो, पीएससी का एग्जाम दे दो, ठीक है, ये आपके वहीं पर इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाब्रू अभिलेख को बैराट या वैराट अभिलेख भी बोलते हैं। तो आप लोग लिख लेना भाब्रू अभिलेख ब्रैकेट में बैराट अभिलेख, जो अपने अलवर के बिल्कुल पास में। यदि आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जाते हो तो बीच में थोड़ा अलवर की तरफ मुड़ते ही आता है जो बैराट, ठीक है। बैराट, उसको वर्तमान में विराट नगर भी बोलते हैं। तो बैराट, विराट और भाब्रू ये तीनों एक ही है। तो बैराट से एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है भाब्रू अभिलेख। तो इस अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की स्पष्ट जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक कहता है कि, है ना, भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ और संघ की, है ना, सब शरण में जाओ। इससे क्लियर होता है कि उसने वाकई में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो लिखें भाब्रू इंस्क्रिप्शन ब्रैकेट में विराट इंस्क्रिप्शन गेव इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकाज रिलीजन। तो देखिए भाब्रू अभिलेख से अशोक के धर्म की जानकारी मिलती है। अशोक के धर्म की जानकारी मिलती है, या फिर अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है, एक ही बात है। भाब्रू इंस्क्रिप्शन ब्रैकेट में बैराट या विराट इंस्क्रिप्शन गेव इन्फो अबाउट अशोकाज रिलीजन। चलो ठीक है, तो इसी के साथ ही अशोक का धर्म है वो स्थिति क्लियर हो गई कि इतनी हम लोगों को जानकारियां मिलती है। तो आप लोग एक दो बार अपन और रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अशोक का धम्म। जब हम लोगों ने कलिंग युद्ध पढ़ा था, तब उस कलिंग युद्ध के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक ने युद्ध त्याग दिया और धम्म को अपनाया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि धम्म क्या था, क्योंकि कुछ जो लोग नई नई हिस्ट्री पढ़ते हैं वो कहते हैं कि अशोक का धर्म कुछ नहीं, अशोक का धर्म की बात है, जबकि वास्तव में ये धर्म नहीं था। हालांकि अशोक की जो धम्म की नीति थी, ठीक है, उसकी जो पॉलिसी ऑफ धम्म थी, वो बौद्ध धर्म से, है ना, बुद्धिज्म से कहीं न कहीं प्रभावित थी। उसका इन्फ्लुएंस जरूर था, लेकिन ये शुद्ध रूप से बौद्ध धर्म नहीं था। ये केवल एक आचार संहिता थी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कि समाज के अंदर कुछ नियम होने चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारियां जो है वो यहां से मिलती है, ठीक है। तो अशोक का धम्म क्या है? तो धम्म अलग है और धर्म अलग है। धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसके धम्म के बारे में। लिखें, हेडिंग डालें अशोक का धम्म, धम्म ऑफ अशोका, अशोक का धम्म, अशोक का धम्म। देखिए, इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट, यह अशोक की आचार संहिता थी, यह अशोक की आचार संहिता थी। इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट, यह अशोक की आचार संहिता थी। फिर लिखें, इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, इसका बौद्ध धर्म से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर था, प्रभावित जरूर था, बौद्ध धर्म से कोई संबंध। तो इसमें आप साफ साफ लिखना कि अशोक का बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था, नहीं था, नहीं था, 3 बार, ताकि याद रहेगा आपको।
फिर लिखे तीसरी लाइन, इस पर थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इट वॉज लिटिल बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। अब चूंकि अशोक का जब बौद्ध धर्म के प्रति आस्था थी तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव तो आएगा। तो इसका या धम्म पर थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इट वॉज लिटिल बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। इट वॉज लिटिल बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। ठीक है, फिर लिखें द्वितीय एवं सातवें वृहत स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा मिलती है। द डेफिनेशन ऑफ धम्म फाउंड इन सेकंड एंड सेवंथ मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक ने एक्चुअली बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। अभिलेखों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे या तो आज की क्लास में या फिर कल की क्लास में। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि अशोक के जो दूसरा और सातवां उसके जो वृहत स्तंभ लेख थे उसके अंदर धम्म की परिभाषा मिलती है। हो सकता है कि ये वाली लाइन अभी आपको वो जो क्लियरली समझ में नहीं आए कि ये दूसरा और सातवां ये अभिलेख क्या है, तो वो अपन जो बाद में अभिलेख पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आप लिख ले दूसरे एवं सातवें वृहत स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा मिलती है। The definition of thumb found in the second major pillar inscription of Ashoka, second and seventh. लिखें धम्म में माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार, सबका कल्याण, साफ सफाई जैसी शिक्षाएं हैं। शॉर्ट में लिख लो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में लिखा हुआ है ये लाइन, है ना, तो लिख लो आप। हाँ, इट हैज टीचिंग्स लाइक सर्विस टू पेरेंट्स, हॉस्पिटलिटी, वेलफेयर एटसेट्रा। तो धम्म की शिक्षाएं क्या है? हम लोगों ने देखा कि दूसरे और सातवें अभिलेख के अंदर धम्म को पूरा एलोबरेट करके समझाया हुआ है कि एक्चुअली धम्म क्या है। तो वहां पे एक जो पाली भाषा के अंदर एक पूरी दो वो लाइन है कि अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे छ। ठीक है, अपा सिन्वे पाप कम करो, ठीक है, या पाप बहुत है ना नहीं के बराबर करो। अपा सिन्वे बहु कयाने, बहु मतलब बहुत सारे लोग और कयाने मतलब उनके प्रति कल्याण की भावना रखना। ये एक्चुअली पाली भाषा में है। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखवाते भी नहीं है कई बार, पर वो मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ कि अपासिन्वे बहु कयाने। अपासिन्वे मतलब पाप कम करें। वापस आप उसको अपासिन्वे को इसलिए ध्यान रखना कि है ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी पाप को जो है वो सिन बोलते हैं और जो पाली भाषा है उसके अंदर भी सिन बोलते हैं। तो अपासिन्वे बहु कयाने मतलब सबका कल्याण, दया दाने दया करो और लोगों को दान दो, सच्चे सोचिए माधवे साधवे च, साफ सफाई का ध्यान रखो, ठीक है, और है ना लोगों से मृद जो है ना व्यवहार करो और लोगों से साधुवत व्यवहार करो। तो इस प्रकार सिंपल सी भाषाएं हैं कि यदि आपके घर पे कोई भी अतिथि आता है तो उसका सम्मान करो, माता पिता का कल्याण करो, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो। एक ऐसी सिंपल सी बातें जो हम लोग सोसाइटी में हमेशा सुनते हैं कि एक जो सज्जन व्यक्ति है उसको कैसा होना चाहिए, तो बस धम्म की शिक्षाएं वो बिल्कुल वैसे ही थी। तो आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख लें, इसमें माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार, सबका कल्याण, साफ सफाई जैसी शिक्षाएं हैं एटसेट्रा, जो भी कर देना। इट इज टीचिंग लाइक सर्विस टू पेरेंट्स, हॉस्पिटलिटी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल एटसेट्रा। तो हमने कहा कि सब एक बार शुरू से देख लेते हैं कि यह अशोक की आचार संहिता थी। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था पर फिर भी बौद्ध धर्म से थोड़ा बहुत प्रभावित था। दूसरे और सातवें ये फैक्ट है, मैं इसको जो है वो धम्म की परिभाषा लिखी गई है, इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी गई है, इसके अंदर इस प्रकार की सामान्य शिक्षाएं थी। अब हम ये हमारे सामने की एक प्रश्न आता है कि हम किस प्रकार से कहेंगे कि साहब ये बौद्ध धर्म का संबंध नहीं था इससे। तो इसका संबंध इसलिए है कि उस जमाने के अंदर धम्म की यात्राएं निकलवाते थे। जैसे आजकल 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे निकालते नहीं है लोग वो झांकियां, तो वैसे वैसे धम्म की झांकियां निकालते थे और धम्म की झांकियों के अंदर ये लोग है ना स्वर्ग को दिखाते थे और कहते थे यदि आपकी धम्म की शिक्षाओं को मानोगे तो आपको जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जबकि बौद्ध धर्म जो शुद्ध रूप से बौद्ध धर्म है उसके अंदर इतना स्वर्ग का कॉन्सेप्ट हावी नहीं है, तो इसलिए कहते हैं स्वर्ग की व्याख्या की गई है। आजकल जैसे ये इस प्रकार की सरकारें स्कीम चलती है, प्रशासन आपके द्वार, प्रशासन आपके संग,
जिसमें क्या होता है, पूरा का पूरा प्रशासन है वो आपके गांव में आता है। उसके अंदर जो एसडीएम या एसडीएम नहीं है तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई साहब, आपके पटवारी, ग्राम सेवक, गांव गांव के सरपंच और सारे पंच वहीं पे बैठे होते हैं। तो वैसे यदि आप स्टाफ मतलब साहब ऑफिस में घूम घूम के कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको जिसको बनाने में 6 या 7 दिन लगते हैं, वो वहां पे जो ये सरकार इस प्रकार की नीतियां चलाती है, प्रशासन आपके संग या प्रशासन आपके द्वार, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके एक दिन के अंदर ही बन जाता है। जैसे कि बात निवास, वो एक सिंपल सा एग्जांपल दें, मूल है ना, मूल निवास पत्र, तो उसको आप वैसे बनाने जाओगे तो 5-7 दिन का टाइम लगता है। जबकि वहां पे बहुत सामान्य होता है, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वहीं पे बैठे हैं एक टेंट के अंदर या फिर एक हॉल के अंदर। आपने तो फॉर्म भरा और वहां पे दिया, उसके बाद में एक वो कोई भी बाबू उसको फॉर्म को देखेगा और कहेगा अच्छा ये नाम है, और वो हाथों हाथ, चूंकि सरपंच ग्राम सेवक दोनों वही हैं, वार्ड पंच भी वही है, इसलिए हाथों हाथ कहेगा लो साहब ये जो भी आदमी है यहाँ पे, लड़का या लड़की खड़ा है, क्या ये आपका ही है? तो वो सरपंच हाथ करके सब खड़ा करके, बिल्कुल साहब, इसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये है ना फलान चंद जी का छोरा है या फिर फलान चंद जी की छोरी है। अच्छा ठीक है। ग्राम सेवक की तरफ देखेंगे, वो कहता हाँ साहब मैं भी इनको जानता हूँ। उसके बाद में वार्ड पंच वगैरह को ताला पूछते भी नहीं है, पर पूछ भी ले तो वो कहते हैं हाँ साहब हम भी जानते हैं, हम तो इनके वार्ड के ही है। तो उसके बाद हाथों हाथ जो वो जो नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब है, वो हाथों हाथ पूरा पूरा उसका बना के, और हाथों हाथ है ना सारे सारे अधिकारी उसके ऊपर सिग्नेचर करके हाथों हाथ आपको पकड़ा दिया। तो जो काम 6-7 दिन में होता था वो हाथों हाथ 10-15 मिनट के अंदर ही हो गया। तो अशोक भी अपने शासन काल के अंदर इस प्रकार की यात्राओं को आयोजन करवाता था। तो हम लोग कहते हैं कि ये वेलफेयर था, ठीक है, सब है ना, समाज के लिए। चलो तो लिखें, अशोक ने धम्म यात्राओं को आयोजन करवाया। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया तथा प्रसार के लिए यात्राएं की। तो ये धम्म यात्राओं का आयोजन करवाता था, गांवों गांवों में जाकर जो है वो लोगों से मिलते भी थे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया तथा प्रसार के लिए यात्राएं की। ठीक है, तो इसको लिख लें आप प्लीज। अशोक ने धम्म यात्राओं को आयोजन करवाया। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया तथा प्रसार के लिए यात्राएं की। कल अपने लास्ट क्लास में बात, अरे सॉरी, कल क्या मतलब ये अपने बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि वो किस प्रकार से उसने स्वर, वो जैसे वर्तमान के अंदर सरकारें स्कीम्स निकालती उसी प्रकार से। इसके बाद में लिखें, इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। झांकी कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड फॉर स्प्रेडिंग धम एंड रेप्लिका ऑफ हेवन वॉज शोन इन झांकी। इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। ठीक है, तो एक बार मैं वापस दोनों लाइन रिपीट करता हूं, आप लोग लिख लें। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया तथा प्रसार के लिए यात्राएं की। अशोका himself started spreading धम्म and he traveled for it. फिर इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। झांकी कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड फॉर इट। ठीक है, फिर लिखें, अशोक ने अपने राज्याभिषेक या अपने शासन के 13वें वर्ष में ना, ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे 14। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र या धम्म महामात्य की नियुक्ति की। अशोका अपॉइंटेड धम्म महामात्र या धम्म महामात्य इन द 13th year of his reign। अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। महामात्य या फिर इसको महामात्र भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये दोनों एक्चुअली सेम ही है। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखें, धम्म महामात्य लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता था। धम्म महामात्य लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता था।
तो धम्म महामात्य या धम्म महामात्र है, उसका मेन काम यही था कि इधर उधर घूमना। उसके अंडर में भी खूब सारे उसके अधिकारी हुआ करते थे और ये अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से मिलते, लोगों को बुलाते, उसके बाद अच्छी अच्छी बातें करते, धम्म की शिक्षाएं देते। धम्म की शिक्षाएं क्या है, जो अपने को पता ही है, अभी अपने थोड़ी देर पहले सुनी है। इसके अलावा भी कहते हैं तुम लोग दान दो, गरीबों का कल्याण करो। यदि तुम लोग दान दोगे, गरीबों का कल्याण करोगे, तो आने वाले समय में तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना भी इनका एक कार्य था। तो धम्म महामात्र लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता था। द महामात्र इंक्रीज पीपल टू डोनेशन। फिर लिखे दम महामात्र मृत्यु की सजा प्राप्त व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता था। दम महामात्र या मात्य मृत्यु की सजा प्राप्त व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता था। धम्म महामात्र gave sympathy, condolence to the families of ones who was sentenced to death. धम्म महामात्र मृत्यु की सजा प्राप्त व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता था। हालांकि उस जमाने में मृत्युदंड का प्रावधान बहुत कम था, केवल कुछ मामलों के अंदर मृत्युदंड के प्रावधान थे। हम लोग जब मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे किस किस मामले के अंदर उस जमाने के अंदर मृत्युदंड मिलती थी। तो वो बहुत कम ऐसे मामले हैं साहब जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड मिलता था। अब देखो, हालांकि अशोक बहुत शांति प्रिय हो गया था लास्ट के में, लेकिन फिर भी अशोक के मंत्री वगैरह कहते थे साहब नियम तो नियम होता है, यदि आप बहुत ज्यादा लिबरल हो जाओगे तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। इसलिए कुछ प्रावधान तो ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर तो व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो बहुत कम लोगों को मृत्युदंड मिलता था, लेकिन उसके अंदर भी धम्म महामात्र जो है वो अपनी यात्रा के दौरान प्रत्येक गांव के अंदर पता करता था कि साहब इस गांव में या यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे कुछ लोग फैमिलीज रह रही है, क्या इसके अंदर से किसी को मृत्युदंड मिला है। तो उसके बाद में धम्म महामात्र वहां पे जाता, उसके वहां पे घर पे बैठता और फिर कहता कि हालांकि हमारे नियम और कानून इतने अच्छे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपके परिवार का जो भी सदस्य था उसका अपराध इतना बड़ा था कि इसके लिए मृत्युदंड दिया जाना अनिवार्य है समाज के लिए। लेकिन फिर भी हमारी सिंपैथी जो है वो आपकी तरफ है। तो वो इस प्रकार से जो है वो सिंपैथी या कॉन्डोलेंस जो है वो भी अपनी तरफ से व्यक्त करता था। ठीक है, तो धम्म महामात्र मृत्यु की सजा प्राप्त व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता था। फिर लिखे अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु अभिलेख लिखवाए। अशोका established pillars and rock edict, या सिंपल लिख लो edicts, to spread teaching of धम्मा। अशोक ने धम्म के प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए। तो अशोक अपने मेन जो है वो अपने अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अशोक ने जो है वो खूब सारे अभिलेख लिखवाए थे उस जमाने के अंदर। तो अशोक ने धम्म के प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए। चलो तो अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं। तो ये आप इस प्रकार से लिख लो एक बार। ठीक है, इस प्रकार से एक आर्ट जो आप बना दो, आपको बनाना ही है इस फाइल के अंदर पक्का ही। एक सिंपल सी बात करें, यदि आप लोगों को हो सकता है ऐसे एकदम से देख के समझ में नहीं आता हो कुछ लोगों को, ठीक है, आपको अपने स्पाइरल में बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है कि अशोक के लेख। ठीक है, अब लेख है अशोक के, तो अशोक के लेख 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले इसके जो लेख है वो है शिलालेख, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रॉक एडिक्ट। सेकंड नंबर जो इसके लेख है वो है स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। और थर्ड नंबर इसके जो लेख है वो है गुहा लेख। तो 3 प्रकार के इसके लेख है।
लेख क्या होते हैं वो भी अपन आराम से, वैसे आप लोगों को सबको पता है कि लेख होते क्या है एक्चुअली उस जमाने में। अभी अपन तो थोड़ी देर बाद में इसके फोटोज भी देखेंगे कि एक साहब ये किस प्रकार से थे कि कहीं पर भी जैसे कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा है, इन लोगों ने पत्थर को थोड़ा काट के उसके ऊपर थोड़ा सा उसको फिनिशिंग करके और फिर उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट अशोक ने जो है वो अपनी सारी बातें लिखवाई है कि साहब इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। अब जो इतिहासकार है उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पहली बार के अंदर 3 भागों के अंदर डिवाइड किया कि जो पत्थरों के ऊपर लिखे हुए हैं वो है शिलालेख, रॉक एडिक्ट। जो पिलर्स, स्तंभों के ऊपर लिखे हुए हैं उनको कहते हैं स्तंभ लेख। और जो गुफाएं थी उस जमाने के अंदर, ठीक है, तो गुफाओं के अंदर भी जैसे एक रूम होता है उसमें दीवारों के ऊपर यदि आपने कुछ लिख लिया तो वैसे वैसे जो गुफाएं हैं उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको बोलते हैं गुहा लेख। फिर ये जो आरंभ वाले 2 है इनको वापस 2 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। वृहत में जो बहुत बड़े हैं, ठीक है, और लघु जो छोटे हैं। तो अब वापस देखो शिलालेख कितनी कैटेगरी में गए, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। वैसे स्तंभ लेख जो है इनको भी सेम इसी प्रकार से वो जो कैटेगराइज किया गया है कि वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, बस ये इतना सा है, ठीक है। ये जो गुहा लेख है इनको अलग से कैटेगरी दी नहीं गई, ये गुहा लेख ही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको अपनी स्पाइरल के अंदर बनाना है। तो बना लो प्लीज एक बार, लेख, इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट कुछ भी लिख लो। एडिक्ट, इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट। अब ये लिख वापस कितनी, जैसा आपने थोड़ी देर पहले लिख के देख लिया था, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। और शिलालेखों को वापस जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया है, वृहत शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट। सेम पिलर एडिक्ट है उनको भी वृहत एंड लघु। और गुहा लेख जो है वो केव एडिक्ट। गुहा का मतलब होता है गुफा, केव। चलो, तो ये एक बार ये आपने वैसे बना दिया होगा, इसमें ज्यादा समझने लायक कुछ है नहीं, और फिर भी नहीं होते एक बार वीडियो पॉज करके जो है इसको आप बना देना। अब इसमें हम लोग वापस इनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये इसके जो थोड़े अभिलेख वाले हैं वो जो थोड़ा चैप्टर मैं खुद ही मानता हूँ लोगों को यूं अजीब सा लगता है जब पहली बार पढ़ते हैं, लेकिन आप यदि एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे और जब समाप्त करोगे उसको पूरा फिनिश करोगे, उस बार वापस जहां से आपने ये जो अभिलेख लिखने पढ़ने स्टार्ट किए उसको एक बार वापस पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल आराम से। सब खेल पॉजिटिविटी का है, ठीक है। तो अशोक के लेख तो हेडिंग सॉरी डाली हुई है, बार बार ये पता नहीं क्यों पीपीटी के अंदर हेडिंग डालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वृहत शिलालेख, लिखें आपको तो हेडिंग डालनी है यहाँ पे, वृहत शिलालेख, ठीक है, मेजर और रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा वृहत शिलालेख। उसके बाद में लिखें इनकी संख्या 14 है एवं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। These edicts are 14 in number and they have been found, they are found from 8 different places, 8 different places, ठीक है। इनकी संख्या 14 है एवं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। इनकी संख्या 14 है एवं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब ये लाइन थोड़ी सी समझने में, एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग तो हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी नहीं है, जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके मैंने तो देखा है जिनकी बीए या एमए भी की हुई होती है, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार इसका मतलब क्या होता है कि ये अभिलेखों की संख्या 14 है यार, 8 जगहों से मिलते हैं यार, तो मतलब इसका मतलब क्या है। तो मैंने कई बार, मैं जो विशेषकर जिन लोगों ने हिस्ट्री के अंदर एमए की हुई होती है तो उनसे बात भी करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो भी कहते हैं सर ये लाइन कभी समझ में आई ही नहीं कि मतलब ये क्या है। तो वो सब अपने अपने ओपिनियन रखते हैं अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये कुल मिला के इनकी संख्या 14 है, 8 स्थानों से मिलते हैं, इसका मतलब हो सकता है किसी 1-2 जगह से 2-2 मिल गए होंगे नंबर्स में, या 2 या 3 मिल गए होंगे, तो ये सबसे ज्यादा लोगों को लगता है। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है सर के 8 जगहों पर इन लोगों ने 14 अलग अलग अभिलेख वो जो लिखवाए हो सब, एक जैसे यहाँ पे रिद्धि सिद्धि सर्किल पे लगवा दिया, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के आगे लगवा दिया, ठीक है,
एक जो है विधानसभा के आगे लगवा दिया, तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, जबकि दोनों ही बातें गलत है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्चुअली क्या है कि ये जब अशोक की हिस्ट्री लिखी गई थी तब ये मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई थी, ठीक है। तो वो इंग्लिश के अंदर वो जो है वो लाइन इस टाइप से थी, दीज एडिक्ट्स आर 14 इन नंबर एंड दे आर फाउंड या हैव बीन फाउंड फ्रॉम 8 डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब यदि अपन है ना समझने जाएंगे तो सिंपल सा है। सिंपल सा का तात्पर्य यहां पर है कि 8 बड़े बड़े पत्थर मिले हैं हमें, बस और कुछ भी नहीं है। आप तो ये ध्यान रखना कि 8 बड़े बड़े क्या मिले हैं, है ना, पत्थर मिले हैं। और ये इन 8 पत्थरों के ऊपर एक्चुअली 14 पॉइंट है। ठीक है, एक जैसे पत्थर मिला किसी स्थान से, उसके ऊपर जो वो नंबर लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड 14। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि अशोक का पहला वृहत शिलालेख। और फिर उसके बाद में लोग पढ़ते हैं कि साहब अशोक के पहले वृहत शिलालेख में ये बात लिखी हुई है, या फिर अशोक का जो 5वां जो भी वृहत शिलालेख है उसके अंदर है ना ये बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब 8 पत्थरों के ऊपर 14 जो है वो है ना पॉइंट्स है, और कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को कोई इसमें किंतु परंतु या कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखना कि इन अभिलेखों की संख्या 14 है, ठीक है, मतलब है ना 14 जो है उसके अंदर पॉइंट्स है, और ये कुल मिला के 8 जगह से मिलते हैं, 8 पत्थर मिलते हैं हम लोगों को। एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। तो वृहत शिलालेख, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, हम लोगों ने हेडिंग डाल दी। उसके बाद हम लोगों ने लिख लिया कि इनकी संख्या 14 है एवं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये लाइन भी लिख दी होगी आप लोगों ने। अब ये 8 जगह कौन कौन सी है, उनके नाम हम लोगों को लिखने हैं। तो लिखें सबसे पहले शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, ठीक है, इंग्लिश में भी शाहबाजगढ़ी। और ये जो पेशावर, जो पाकिस्तान के अंदर जो पेशावर वाला जो मतलब एरिया है, उस जगह में ये कोई गांव या कस्बा है शायद तक शाहबाजगढ़ी, वहां से एक हमें पत्थर मिलता है, ये शाहबाजगढ़ी वाला पत्थर है, ठीक है। इमेज इसके ऊपर क्या क्या जो है ना लिखा हुआ है उसको तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन अनुमान लगाते हैं कि ये देखो। और ये अभिलेखों के अंदर ऐसा नहीं है कि वन लाइनर है, बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं। जैसे आप एक जगह यहाँ से वो जो पहला है इसको लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये लोग लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। फिर जैसे इनको लगता है कि अब इसका सब्जेक्ट चेंज हो गया है, एक्चुअली ये जो टॉपिक खत्म हो गया है, नए अपने को नए टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो फिर इसके नीचे इन्होंने किया 2 और फिर उसके ऊपर लिख लिया इन्होंने सब इसके अंदर ये जानकारियां हैं। तो ये इस प्रकार से ये पूरा पत्थर था यहाँ पे। इस पत्थर को इन लोगों ने शायद तक पहले काटा होगा, थोड़ा बहुत आगे से थोड़ी फिनिशिंग दी होगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल चपटा दीवार टाइप से बनाया गया, और उसके बाद में यहाँ से इन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया है। जो ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर इसकी स्क्रिप्ट कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये शाहबाज गढ़ी वाला पत्थर है। तो ऐसे है ना मिला के हम लोगों को 8 पत्थर मिले हैं। तो देखिए सबसे पहला शाहबाज गढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मानसेरा या मानसेहरा, मानसेरा या मानशेहरा, पेशावर, पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान से मिलता है। फिर लिखे थर्ड कालसी, कालसी, कालसी आपको यूके, सॉरी यूके का मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड से मिलता है। हालांकि अशोक महान था, पर इतना भी महान नहीं था कि वो ठेठ यूनाइटेड किंगडम जाके वहां पे जाके अभिलेख लगवा के आ जाए। और कई बार क्या शॉर्ट में लिखवाते हैं यूके, तो वो कुछ स्टूडेंट लिख भी लेते हैं और वो मान भी लेते हैं कि अच्छा वहां से भी मिलता है क्या। नहीं, उत्तराखंड से मिलता है, ठीक है। तो कालसी, उसके बाद लिखें जूनागढ़ स्लैश गिरनार, गुजरात, जूनागढ़ स्लैश गिरनार, गुजरात। जूनागढ़ स्लैश गुजरात, ठीक है। उसके बाद लिखें नेक्स्ट सोपारा, महाराष्ट्र, सोपारा, सोपारा महाराष्ट्र के अंदर प्रसिद्ध जगह है सोपारा, वहां से भी मिलता है। फिर लिखे नेक्स्ट 6 एंड 7 धौली और जोगढ़ या जौगढ़, धौली एंड जोगढ़। तो धौली और जौगढ़ जो दोनों है,
ये दोनों जो है वो ओडिशा से मिलते हैं। धौली और जौगड़ कहां से मिलते हैं? दोनों उड़ीसा से। उसके बाद में देखें नेक्स्ट है वो है एरगुडी, आंध्र प्रदेश से मिलता है। तो एक बार वापस मैं बोलता हूं, तो सोपारा महाराष्ट्र से, धौली ओडिशा, जौगड़ जो है वो भी ओडिशा से मिलता है, और एक मिलता है एरगुडी। ठीक है, इसका वैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में भी लिख लेना। एक्चुअली ये एरगुडी, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हिंदी वाले एरगुडी बोलते हैं, जबकि वहां के लोग जो है वो उसको यरगुडी बोलते हैं। ठीक है, तो यरगुडी, हालांकि अपने को बुक्स के अंदर सब जगह पे एरगुडी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका वास्तविक प्रोनाउंसिएशन जो है वो यरगुडी है। यर्रागुड्डी, आंध्र प्रदेश। तो एक तो एक्चुअली क्या है कि साउथ इंडिया, आप में से कोई लोग गए हुए होंगे तो आपको पता होगा, या साउथ इंडिया की मूवी देख लो, साउथ इंडिया वाले लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। इतना फास्ट बोलते हैं कि अपन लोगों को कई बार समझने में भी है ना प्रॉब्लम आती है। जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर अपन लोग देखते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग थोड़ा स्लो बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, और विशेषकर राजस्थानी जो है वो बहुत ही धीरे और आराम से बातें करते हैं। या फिर ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग जो है वो थोड़ा आराम से ही बातें करते हैं। और आप साउथ इंडिया के लोगों को बोल दो भाई आप थोड़ा फास्ट बोलते हो, पर चूंकि उनका जन्म ही वैसे हुआ है और वो उसी एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं, इसलिए उनको कभी ऐसा लगता नहीं है कि उनकी स्पीड फास्ट है। पर बाकी वाले लोगों को लगता है कि नहीं यार, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, और बात पूरी खत्म कर जाते हैं। फिर उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब भी है। इंग्लिश भी बोलेंगे तो अपन जैसे बोलते हैं विल यू कोक, तो वो कहेंगे विल यू कोड़ा, तो आदमी को समझ में नहीं आता क्या इसने यार कोक के लिए पूछा है, वो कोई मतलब है ना, पता नहीं, कोई है ना गाड़ी वाड़ी दे दी इसने मेरे को। तो खैर, तो ये है एरगुडी या यरगुडी। यरगडी के अंदर, ये जो यरगुडी जो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहां पर भी एक कोई पहाड़ी है छोटी सी, वहां पे एक पूरा पूरा पत्थर है। तो आप देख लो, ये थोड़ी फोटो फिर भी साफ है, वो जो थी सबसे पहले शाहबाज गढ़ी वाली, उससे क्लियर है कि इन लोगों ने पत्थर को काट दिया है। ठीक है, हालांकि पत्थर पूरा चौकोर नहीं है, ट्राइंगल शेप के अंदर है पूरा पत्थर, पर फिर भी इसको काट के और यहां से लिखना आरंभ किया है, और फिर लिख रहे हैं इसके अंदर, पूरा पूरा लिखते जा रहे हैं, और यहां से लिखना आरंभ करके इन्होंने यहां तक लिखा है। अब ये अशोक के अभिलेखों से क्या क्या जानकारियां मिलती है वो सब पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अशोक के अभिलेखों के ऊपर पूरी कितनी बड़ी सी पुस्तक है, और उस पूरी पुस्तक को पढ़ लो और उसके बाद में भी कोई भी आपका सवाल सही हो जाए, सॉल्व हो जाए, उसकी भी कोई है ना गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की बातें हैं। इसलिए अपन यहाँ पे बिल्कुल अभिलेखों के बारे में जो बेसिक बेसिक सी बातें हैं उसको पढ़ते हैं, और यदि इनसे संबंधित इसमें से सवाल आता है और वो आपका सही होता है, तो मान लो आपने दुनिया जीत ली। और इससे ज्यादा टिपिकल आता है तो फिर वो देखो, वो सवाल छोड़ने के लिए होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें अपन केवल अशोक के अभिलेखों के लिए इतनी मोटी पुस्तकें पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक पॉइंट के अंदर खूब सारी जानकारियां है। तो ये अशोक, बस इतना पता होना चाहिए, अशोक के वृहद शिलालेख है, उनकी संख्या 8 है, और वो इन स्थानों से मिलती है। ठीक है, इन स्थानों से मिलते हैं। तो ये येरगढ़ी वाला देख लेना एक बार वापस ढंग से। उसके बाद में लिखे नेक्स्ट, पृथक कलिंग प्रज्ञापन। पृथक कलिंग प्रज्ञापन, पृथक कलिंग प्रज्ञापन, सेपरेट कलिंग डिक्लेरेशन स्लैश एडिक्ट, सेपरेट कलिंग डिक्लेरेशन एडिक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से थोड़ा इंपॉर्टेंट करके रखना, कि ये कई बार देखते हैं कि पृथक कलिंग प्रज्ञापन या सेपरेट कलिंग डिक्लेरेशन क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो अभिलेख आपने अभी बात की थी ना कि इनकी संख्या 14 है, तो वैसे वैसे इसके अंदर जो 13वां अभिलेख है, उस 13वें अभिलेख के अंदर जो अशोक है वो कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। ठीक है, और वो कहता है कि मैंने मेरे शासन के 8वें वर्ष के अंदर, ठीक है, लगभग 361 जो बीसी है, उसके अंदर मैंने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था, और कलिंग के ऊपर आक्रमण किया तो उस युद्ध के अंदर मैंने 1 लाख लोगों को मार गिराया और 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया था। ठीक है, और उन लोगों को मैंने वापस है ना, वो है ना, सबको है ना, सारे लोगों को जो है वो प्रोडक्शन में लगाया था। और हालांकि उसके बाद में मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, इसलिए मैंने जो है वो अपनी सेना को कम कर दिया है, और मैंने ऐसा नियम बनाया है कि अब मैं आने वाले समय में किसी के ऊपर भी आक्रमण वगैरह नहीं करूंगा, और शांति से जो है वो धमकी नीति को फैलाऊंगा। लेकिन और इसके बाद में इसका सुर एकदम से बदल जाता है। इतने समय तक तो वो केवल बात करता है, लेकिन उसके बाद में एकदम से उसका सुर बदल जाता है। लेकिन मैं तुम लोगों को चेतावनी देता हूं कि मैं वही चंड अशोक हूं,
बस केवल मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, इस कारण से आजकल मैं युद्ध और जो हिंसा है उसके अंदर बिलीव करता नहीं हूं। पर यदि तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया, तुम में से किसी ने भी मजबूर किया, तो मैं वापस उसी स्वरूप में आ जाऊंगा। अर्थात वो अपनी पूरी की पूरी पब्लिक को चेतावनी देता है, धमकी देता है। वो कोई मूवी के अंदर डायलॉग नहीं है कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन अभी हथियार जो है ना चलाना भूले नहीं है। तो वैसे वैसे अशोक भी धमकी देता है। वो पहले अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर कहता है मैं हूं वही चंड अशोक, बुरा अशोक, इसलिए प्लीज मुझे है ना मजबूर मत करना कि वापस में खून खराबा करूं। अर्थात इसके पीछे क्या था कि आप एक बार अपने दिमाग के अंदर अशोक का पॉलिटिकल मैप लाना कि अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा है। अब उसने सेना जो है उसको डिसमिस कर दिया, उसकी संख्या कम कर दी, लेकिन अब इसको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस प्रकार की धमकियां देता है। लेकिन अशोक बहुत समझदार है। अशोक को पता है कि ये 13वें अभिलेख के अंदर कलिंग आक्रमण की जानकारी है, ठीक है। और यदि कलिंग के लोगों को हम लोग बार बार कहेंगे कि ऐसा हुआ, तो ये कलिंग के जो भी लोग हैं, ठीक है, धौली और जौगड़, जो दोनों उस जमाने में कलिंग में पढ़ते थे, उड़ीसा के अंदर पढ़ते थे, यहाँ पे इसने बहुत ही है ना पोलाइट तरीके से इस लैंग्वेज को चेंज कर दिया। 13वां जो अभिलेख था उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। यहाँ पर वो कलिंग के आक्रमण की वो जानकारी नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि आप किसी को एक बार पीट लो, उसके बाद में आपके संबंध वापस थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाए, और उसके बाद में आप उसको वापस एहसास दिलाओ कि देख मैंने तेरे को उस दिन मारा था, तो उसको कहेगा यार ये ठीक है, मतलब चलो पीट तो दिया लेकिन बार बार एहसास दिला रहा है, तो इससे क्या है कि आपके रिश्ते कभी अच्छे होते ही नहीं है। तो अब अशोक क्या करेगा कि ये जो दोनों अभिलेख धौली और जौगड़ के हैं, उसमें 13वें अभिलेख के अंदर वो लैंग्वेज चेंज करेगा और वो कहेगा कि मेरी समस्त प्रजा मेरी संतान के समान है। और जिस प्रकार से एक है ना, जिस प्रकार से एक पिता चाहता है कि इस जगत में और परलोक दोनों जगह पर उसकी संतान सुखी रहे, तो वैसे मैं भी चाहता हूं कि दोनों ही स्थान पर मेरी प्रजा सुखी रहे। और वो मतलब कलिंग की प्रजा को कुल मिला के है, जो अपनी प्रजा अपनी संतान बताता है और बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं पृथक कलिंग प्रज्ञापन या सेपरेट कलिंग डिक्लेरेशन या एडिक्ट। तो है ना, लिखे पृथक कलिंग प्रज्ञापन। लेकिन अशोक 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। अशोक 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है, लेकिन धौली व जौगड़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताता है। Ashoka gave information about Kaling invasion in 13th major rock edict, but in Dholi and Jaugarh 13th edict, he says the whole folk are like my children. तो अशोक 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है, लेकिन धौली व जौगड़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताता है। Ashoka gave information about Kaling war in 13th major rock edict, but in Dholi and Jaugarh 13th inscription he says the whole folk are like my children's. तो यही पृथक कलिंग प्रज्ञापन है। इसको पता है कि अपने कलिंग वालों को ये वाली बात बतानी नहीं है, बाकी सब जगह यही वाली बात बताओ। तो चलो इसी के साथ जो है आपके वृहत शिलालेख जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा लघु शिलालेख, ठीक है। पर है ना, मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए, तो इन चीजों को आप याद करें। तो नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे लघु शिलालेखों की। चलिए ठीक है, तो है ना, नमस्कार, नमस्ते, और अपना ध्यान रखें। चलिए ठीक है, थैंक यू।